मेरे प्यारे शिष्यगण, आज मैं आप लोगों के लिए एक खास लेक्चर लेके आया हूँ, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, यानी कि लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर कितना याद रखेंगे? लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने जो सीखे थे वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लेकिन आप इंटरेस्ट लेकर पढ़े हो तब ना, आप में वो जागरूकता होगी तब ना, है ना। पढ़ने के अंदर से फीलिंग होना चाहिए, है ना। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो जब तक आप दिल से नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। किसी के दबाव में आके, है ना, या किसी के कहने पर आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको अंदर की आग खुद जलाना है, खुद बर्न करना है, समझे ना, तब ना कुछ ज्ञान होगा। तो YouTube में 1 से लेके 8 नंबर तक का लेक्चर डाल दिया गया है। तो 7 नंबर लेक्चर में शायद या जो भी होगा आप देखे होंगे, राउल्ट का नियम हम लोगों ने पढ़े थे। और हम लोगों ने क्या पूरा किया था? राउल्ट के अलावा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। याद है ना बच्चे? हाँ, याद रखेंगे। तो आज का लेक्चर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट है चूँकि होता क्या है कि देखिए, हर एक चैप्टर का कुछ ही भाग से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे लॉन्ग टाइप का, है ना। 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन चैप्टर के कहीं से भी नहीं उठा के पूछ सकता है। मतलब उसका एक जगह होता है ना, वहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन का जो है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यदि है कुछ तो ये है सॉल्यूशन का जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप बोल सकते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर का हार्ट बोल सकते हैं, है ना, उसका दिल बोल सकते हैं। मतलब सबसे मूल्यवान चीज़ है। पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। 2020 इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो देखते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर क्या होता है? तो कोलिगेटिव जो है लैटिन वर्ड है ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मतलब होता है अनुसंख्य गुणधर्म। क्या होता है? अनुसंख्य गुणधर्म। अब ये अनुसंख्य क्या है? अणु का मतलब कण, संख्या का मतलब संख्या, गुणधर्म। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जो है मतलब पढ़ना है आपको अनुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। मतलब यहाँ जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें अननोन जो सॉल्यूट होंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कोई पूछे तब बोलेंगे 23। सोडियम बोले तब ना। अब मान लीजिए XYZ कुछ लिखा हुआ है और उसका बोल दिए कि मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो बता पाएंगे? तो मॉलिक्यूलर वेट बताने के लिए, किसको बताने के लिए? मॉलिक्यूलर वेट बताने के लिए क्या आना जरूरी है? उसका नाम, है ना, एटम का नाम या मॉलिक्यूल्स का नाम। जैसे बेंजीन हुआ, बेंजीन का कितना होता है? 78 होता है। तो बेंजीन बोलेगा तो हम 78 निकाल देंगे, या कोई मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो उसको कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह है, यदि नाम नहीं दिया हुआ हो और गिवन वेट दिया हुआ हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सहायता से हम लोग अननोन नॉन वोलेटाइल सॉलिड का या फिर इसको बोल सकते हैं सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हैं?
मॉलिक्यूलर वेट, जिसको मोलर मास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर मास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करें, है ना। तो पहले ही बता चुके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है आपका। तो ऊपर में देखिए हेडलाइन क्या दिया हुआ है, हेडिंग क्या दिया हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, जिसका मतलब होता है अनुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। मतलब यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है और उसके अलावा इसका मोलर मास। तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। अब समझने की कोशिश करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो खोज हुआ इस तरह से हुआ, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें एक सॉल्यूशन रखा हुआ, या फिर एक ग्लास लीजिए, एक क्या लेंगे, एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, उसको बॉईल कीजिए। आप क्या कीजिए, बॉईल कीजिए। अब बॉईल करने के बाद देखिएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आपका आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्सपेरिमेंटली सब जानते हैं। उसके बाद ठीक है, उसमें आप क्या करें, फिर से उतना ही पानी लें या जितना भी लें। आप एक बूंद पानी लें, एक गिलास लें, एक कटोरा लें, एक कटोरी लें, जो भी लें, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट टाइम क्या करें, उसमें एक चम्मच चीनी डाल दें, थोड़ा सा चीनी डाल दें। चीनी यहाँ पे क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉलिड बोल सकते हैं। नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? जिसका वाष्प नहीं बनता है, जो वाष्प में नहीं बदलता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको हम नॉन वोलेटाइल बोल सकते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में बदल जाता है, जैसे पानी को आप रख दें तो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है, तो इसको बोलेंगे वोलेटाइल। आ रहा है समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप चीनी को जो है मिला दीजिए, पहले एक चम्मच मिलाइए, जैसे आधा लीटर पानी लिए तो पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें क्या करें, एक चम्मच, एक टीस्पून क्या मिला दें, शुगर को मिला दें, चीनी को मिला दें, उसके बाद बॉईल कीजिए। तो देखिए अब जो है बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, 100 डिग्री से क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर मान लीजिए 2 चम्मच मिलाए तो और बढ़ जाएगा, 3 चम्मच मिलाएं तो और बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूट का पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन या संख्या कहाँ पे, उस लिक्विड में बढ़ेगा, पानी में बढ़ेगा, ठीक वैसे वैसे यहाँ पे क्या होने जा रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए चीनी के नेचर पर निर्भर नहीं कर रहा है, चीनी के नेचर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितना मात्रा, यदि मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। जैसे 1 चम्मच चीनी है, उसमें कुछ मोल्स होंगे, 2 चम्मच तो उससे ज़्यादा मोल होगा, 3 चम्मच उससे ज़्यादा मोल होंगे। तो कहने का मतलब नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ेगा उसका प्रॉपर्टी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सब क्या होगा, उसमें चेंजिंग आएगा, उसमें बदलाव आएगा। तो जैसे जैसे हम सॉल्यूट का मात्रा बढ़ाएंगे मतलब सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगा उसका संख्या, और इस तरह से उसका प्रॉपर्टी भी चेंज होते जाएगा। इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि फ्रीज करेंगे तो घट जाएगा। जैसे पानी का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या 273.15 केल्विन होता है। आपको पता है ना, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है, अब उसमें चीनी मिला दी, उसके बाद उसको क्या करें, फ्रीज करें। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मतलब अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है मतलब डिक्रीज कर जाएगा, अब 0 से नीचे आ जाएगा, माइनस कुछ आएगा, माइनस में चला जाएगा, लेकिन प्लस नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, बदलाव होता है, उसका प्रेशर में क्या होता है, चेंजिंग होता है।
तो इस तरह से हम लोग अब समझ सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर होता क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड्स ऑन द numbers of solute particles, which only depends on the numbers of solute particles, not on the nature of solute in the solution, is called colligative property। आ रहा है समझ में आपको? तो याद रखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। यदि कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय colligative property, तो यू कैन से वेरी इजीली द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which only depends on the numbers of particles in the solution, not on the nature of solute, is called colligative property। अब हिंदी में इसको जानना चाहेंगे तो क्या बोलिएगा? विलयन का वह गुण, क्या बोलेंगे? विलयन का वह गुण जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, ना कि उनके प्रकृति पर निर्भर करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हैं हिंदी में क्या चीज़? अनुसंख्यीय गुणधर्म। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड में, है ना, आपका लिख दिए हैं, असुविधा होगा, है ना, टाइप मशीन बने रही है। और यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि अभी जो चीज़ें हम लोग पढ़ें ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, ये प्रूव्ड है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं, हमें पता है। अब क्या है यहाँ पे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि पूछेगा तो 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है तो कितने नंबर का पूछे जाते हैं? 2 नंबर का। ये क्या होता है समझिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स present in the solution but not on the nature of solute is called colligative property। मतलब विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, ओके, करता हो, है ना, परंतु विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता हो, तो उसे अनुसंख्यीय गुणधर्म कहते हैं। याद हो गया होगा बच्चे, है ना, टेंशन नहीं, हो गया होगा याद, है ना। विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, परंतु विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनुसंख्यीय गुणधर्म कहते हैं। अब आगे की बात करें, दे आर सो, मतलब यहाँ पे देखिए इसका टाइप्स यदि कोई पूछे ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लेक्चर 1 में देखिएगा आपको पूरा बाइफरगेशन बता दिया गया था। इस चैप्टर का पूरा बाइफरगेशन जो होता है शॉर्ट में बता दिया गया था कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें होता क्या है। यदि आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्यीय गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट वन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं RLVP। क्या बोल सकते हैं? RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे लिखा हुआ बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बोल सकते हैं एलिवेशन क्या होता है, तो एलिवेशन क्या है? एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, मतलब बढ़ जाना, है ना, इंक्रीमेंट। तो एलिवेट करना, एलिवेट मतलब बढ़ जाना। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं EBP। क्या बोल सकते हैं जी? EBP। अब इसका मतलब होता है क्वथनांक का उन्नयन। तो पहला याद हो गया होगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा याद कर लें क्या चीज? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। और 3 नंबर जो है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट DFP, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में हम लोग? DFP। अब देखिए डिप्रेस हो जाना, जैसे डिप्रेशन में कभी कभी हम लोग भी चले जाते हैं,
है ना। कोई घटना घट जाती है या कोई छोड़ के चले जाते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपका फ्रेंड है और आपसे बहुत दिनों से बातचीत करते हैं और अचानक बात करना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? क्यों बात नहीं कर रहा है, क्या बात है, क्या हुआ, क्या गलती हो गई, इस तरह की बातें होते हैं। और फिर हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होने का मतलब होता है आपका दिमाग जो है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है। आपका सोचने का जो मतलब सोचने का जो तरीका है वो बदल जाता है। वो किसी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर ही सोचता है दिन रात। या तो खा रहा हो, या तो सो रहा हो, या बैठ रहा हो, या फिर बाथरूम में हो, या रोड पे चल रहा हो, कहीं भी हो, उसका सोच एक ही जगह अटक जाता है। उसको बोलते हैं ये डिप्रेस हो गया। और जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है तो उसका सोचने की क्षमता घट जाती है। तो कम हो जाना, डिप्रेस का मतलब क्या होता है? कम हो जाना, है ना। जैसे कि मतलब आप खाना खा रहे हैं, आप डिप्रेशन में खाना खा रहे हैं, तो हाथ यहाँ पे खाना पे, आप इधर देख रहे हैं, ओह मुंह सोच रहा है बेचारा, भाई कब आएगा, आओ ना, और हाथ उठा के दे ही नहीं रहा। अब चल रहे हैं, उधर को हॉर्न बजा रहा है पीछे से, है ना, पी पी, और आपको पता ही नहीं चल रहा है ना। या किसी चीज़ को आप इधर देख रहे हैं, कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है, आप उसको तो देख रहे हैं, दोस्त को तो देख रहे हैं, लेकिन आप वो क्या बोल रहा है वो आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका सोचने का जो मतलब क्षमता है वो तो सबसे पहले घट जाता है। दूसरी बात है हम किसी एक बिंदु पर ही सोचते रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्रेस का मतलब समझ में आ गया होगा, कम हो जाना। क्या हो जाना? कम हो जाना, है ना। तो हिमांक का अवनमन, इसको क्या बोलेंगे? हिमांक का अवनमन। फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, इसको शॉर्ट में बोलेंगे ओएस। क्या बोल सकते हैं इसको? ओएस, जिसको बोलते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, इसको हम पाई से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्यों पूछे जाते हैं? ये चारों में कुछ ना कुछ डेरिवेशंस हैं और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ है ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है 1 से लेके 4 जो पॉइंट है, इसी में क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन का घूमता है। कभी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ दिया, कभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ दिया, कभी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिया, और कभी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ देता है। और इसमें एक और पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो चैप्टर के लास्ट में, और उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर आएगा, है ना, सबसे लास्ट में। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आप लोग एक काम करेंगे, इसका जो है स्क्रीन शॉट ले ले ठीक से, है ना। उसके बाद कॉपी में नोट डाउन करना, लिखते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। यही आपका नोट्स होगा और यही आपका बोर्ड में काम देगा, क्योंकि आप लॉकडाउन कब खुलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको जितने भी लेक्चर है, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर के 1 से लेके आज तक का जो भी लेक्चर डाले जाएंगे उसको देखें। सबसे पहले क्या करें, कंप्लीट एक बार वीडियो देखें। देखिए पढ़ने का तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कंप्लीट एक वीडियो पूरा का पूरा लेक्चर एक बार सुन लें। सुनने के बाद फिर क्या करें, कॉपी कलम निकालें और उसको रोक रोक के पूरा क्या करें, नोट कर लें, उसको याद करें, है ना। फिर यदि आप ग्रुप में रहते हैं या फिर आप घर में कोई पढ़ने लिखने वाला है तो उसको कॉपी दे दें और सुनने के लिए बोले, आप बताएं उसको सुनने बोलें। क्योंकि अभी घर में करेंगे क्या, सिर्फ खेलने से काम हो, खाने और सोने से नहीं होगा, खेलने से। ठीक है, अभी तो सब मोबाइल में पबजी वगैरह खेलते होंगे सब, है ना, लूडो वगैरह बहुत सारा ऐप आ गया खेलने का, तो उसमें थोड़ा कम टाइम वेस्ट करें और ऐसे ही पढ़ाई को खेल समझ के इसके साथ खेलें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। तो अभी देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है
कोलगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार, वो देख लिए। तो सबसे पहला जो है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला क्या है आपका? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने से पहले आपको लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद फिर रिलेटिव एलिवेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट में ऑस्मोटिक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा भांट ऑफ फैक्टर के बाद, है ना। और एक और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ना है। तो देखिए क्या है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। इसको क्या बोला जाता है? वाष्प दाब का अवनमन। अब ये वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है एक बात समझ लें। देखिए जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर है, दिखाई दे रहा है, एक कंटेनर है, 2 कंटेनर लिए, है ना। इसमें मान लिया जाए H2 रखा हुआ है जो प्योर है। क्या रखा हुआ है? H2 प्योर है, वह पानी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल, कोई मिलावट नहीं है। और इसमें H2O के साथ मान लिया जाए रखा हुआ है C12H22O11। तो ये भी बंद है, मान लिया जाए ये भी बंद है, और ये भी क्या है आपका? बंद है। दोनों को बंद बर्तन में रख देंगे, है ना। तो मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी सिर्फ है, और इसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी के साथ चीनी है, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी हो सकता है। 1 लीटर पानी के साथ क्या है? चीनी है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपका किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो दोनों को क्या करेंगे अब समझिए, एक बर्तन में सिर्फ पानी है, दूसरा बर्तन में पानी के साथ साथ चीनी है। पानी के साथ साथ क्या है? चीनी है। हम जानना चाहते हैं कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, इसको भी हीट करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे? हीट करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? हीट। हीट मतलब गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वेपर बनेगा, वेपर। इसमें भी क्या बनेगा? वेपर। और जब वेपर बनेगा तो ये वेपर क्या करता है? प्रेशर को क्रिएट करता है। वेपर जो है प्रेशर को बनाता है, प्रेशर मतलब दाब को बनाता है। अब समझिए बच्चे, इसका Vp को मान लें P1 और नोट लगा दें। इसका वेपर प्रेशर को क्या मानेंगे? Vp = P1 नोट। यहाँ पे आपको पहले बता चुके हैं, राउल्ट का नियम जब पढ़े थे तो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को या प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग P1 नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है, बताए थे ना। तो यदि जो लेक्चर आपका 7 नहीं पढ़े हैं वो लेक्चर 7 पढ़ लें, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए नहीं भी पता है तो देख लें। प्योर लिक्विड के लिए हम वेपर प्रेशर को कैसे डिनोट करेंगे? P1 नोट, यानी कि नोट लगाते, P नोट भी बोल सकते थे इसको। और यहाँ पे जो है इसका ये सॉल्यूशन का है, तो इसका वेपर प्रेशर को, इसका Vp को PS बोलेंगे या तो P1, सिर्फ P1, PS या P1। PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एस पर यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो अब जो है इसका जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स था उसके तुलना में इसका ज़्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें क्या मिला है? सॉलिड, और सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। अंतराण्विक बल, अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है? ज़्यादा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, जिस पदार्थ का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे घटना क्या घटती है? जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्वथनांक उसका बढ़ता है, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, मतलब कम हो जाता है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यदि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, यदि आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इसमें चीनी मिला दिया गया, चीनी मिलाने का, और चीनी को यहाँ बोलेंगे जो शुगर है C12H22O11, ये चीनी है, इसको हम बोल सकते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और वाष्पशील विलय, ठीक है। और वाष्पशील का मतलब होता है
जो वाष्पित नहीं होता है, जैसे चीनी को रख दीजिए खुले बंद, क्या वाष्प में बदलेगा? नहीं बदलेगा। नमक बदलता है? नहीं बदलता है। लेकिन पानी को, एल्कोहल को, ये सब स्पिरिट को, ये सब को रख देंगे तो क्या होता है? अपने आप वाष्प में बदल जाता है। तो उसको बोलेंगे जो नॉर्मल सामान्य ताप दाब पर वाष्प में बदलता है उसको बोलते हैं वोलाटाइल, वाष्पशील। और जो नहीं वाष्प में बदलता है उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पे चीनी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका जो वेपर पड़ेगा बनेगा उसका प्रेशर इसके तुलना में, शुद्ध के तुलना में कम होता है। तो यहाँ खोपड़ी में बैठा लें कि शुद्ध द्रव होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, उसमें कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब हमेशा याद रखें, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किसके तुलना में? सॉल्यूशन के तुलना में। तो इस तरह की बात है। तो होता क्या है, अब यहाँ समझना क्या है आपको, देखिए ध्यान से देखिए वीडियो को। यहाँ कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, यदि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा किसका होता है? P1 नॉट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होता है। अब अंतर को हम लोग डेल्टा पी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डेल्टा पी से लिखते हैं। तो ये डेल्टा जो पी है इसी को बोलते हैं आपका क्या चीज? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP बोला जाता है। डेल्टा P1 जो दिख रहा है इसी को क्या कहा गया? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से क्या निकला? परिभाषा निकलेगा। यदि आपसे पूछा जाए लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तब क्या बोलिएगा? द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, P1 नॉट क्या है? प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड lowering of vapor pressure, which is denoted by delta P. delta P ये डिफरेंस, वेपर प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा P से। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए अब इसी को क्या किए, इसी चीज को हम लोग परिभाषा में लिखें, जल्दी से देख लें। अब लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट and the vapor pressure of solution is called lowering of vapor pressure। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है। अब LVP लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा? VP ऑफ प्योर लिक्विड माइनस VP ऑफ सॉल्यूशन। तो LVP बराबर शुद्ध द्रव का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। तो यहीं से आया। ये जो डेफिनेशन जो देख रहे हैं वो कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो आप क्या करते हैं, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ गया होगा। अब यही फॉर्मूला क्या करेंगे? लिखेंगे। तो याद रखेंगे LVP बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ज़्यादा से कम में घटाते हैं तो ज़्यादा किसका होता है? प्योर लिक्विड का। घटा देंगे किसका? किससे? सॉल्यूशन से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से पूरा करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है बउआ कि फॉर्मूला के अनुसार देखा जाए तो डेल्टा, अभी बताए थे आपको, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बी नो दैट फ्रॉम राउट लॉ। राउट के नियम में आपको पढ़ाए थे जी, P1 इज इक्वल टू होता है P1 नॉट इंटू x1। अब इसको इक्वेशन यदि 1 मान लिया जाए, इसको इक्वेशन कितना माना जाए? 1, तो क्या बोलिएगा? पुटिंग द
पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 in equation first, putting the value of P1 in equation 1, समीकरण एक में P1 का मान रखने पर, P1 का मान रखने पर तो रख दे। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट तो रहेगा माइनस P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x1। अब देखिए P1 तो यहाँ पे पहले था P1 नॉट, अब P1 को क्या लिख सकते हैं आप, राउल्ट के नियम में पढ़ चुके थे, P1 बराबर होता है P1 नॉट इंटू x1। अब क्या कीजिए, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट को कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस कितना बचेगा x1, ठीक है, बच रहा है। इसको इक्वेशन आप सेकेंड जोड़े, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट क्या करेंगे आप फिर से जानते हैं आप, चूंकि आपको बता चुके हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का एडिक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन का एडिक्शन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आप लेक्चर नंबर 4 को देख लेंगे, लेक्चर नंबर 4 में आपका मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया गया है ठीक से, ठीक है, जिसको जानकारी नहीं वो देख ले, वहां प्रूफ किए थे। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन का जो है मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन में उपस्थित कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन मतलब योगफल हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बराबर कितना हुआ, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना होता है, x1। अब ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 माइनस x1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x2। कितना लिख सकते हैं, x2। याद रहेगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इन टू 1 माइनस x1 हो रहा है। अब 1 माइनस x1 का जो वैल्यू होता है x2 होता है, क्या होता है, x2। यहाँ पे x1 x2 जो देख रहे हैं आप, ये सब क्या है, मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे x1 हो एंड x2, ये दोनों ही क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ये आपका है मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं बच्चे मोल अंश। क्या बोलते हैं इसको, मोल अंश बोलते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, पुट कर दीजिए वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 माइनस x1 इन इक्वेशन कितना, सेकेंड, इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में 1 माइनस x1 का मान रखने पर, रख दे, क्या रखिएगा, तो इक्वेशन 2 को देखिए, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस कितना, x1, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा P1 इज इक्वल टू कितना, P1 नॉट इंटू x2, इक्वेशन 3। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप 3 तरीका से लिख सकते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, जैसा रहेगा, जैसा यूज करना रहेगा करेंगे, जिस टर्म में रहेगा उस टर्म में इसको यूज करेंगे। सिंपली ऐसे रहेगा तो ऐसे यूज कर सकते हैं, या फिर डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x1, या फिर आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बच्चे इसको तो बता दिए ना, डेल्टा P को क्या बोलते हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और यहाँ पे P1 नॉट क्या है, P1 नॉट है VP ऑफ प्योर लिक्विड, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब,
शुद्ध द्रव का बाष्पदाब। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ P1 नोट क्या है, शुद्ध द्रव का बाष्पदाब है। X2 X1 आपको बता दिए क्या है, मोल फ्रैक्शन यहाँ लिख दिए। X1 X2 यहाँ पे क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम इतने तरीके से निकाल सकते हैं। एक ही फार्मूला को डिराइव करके यहाँ आपको 3 टर्म दिया गया है। अब क्वेश्चन के अनुसार इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और तो आज यहाँ तक ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और बच्चे ध्यान देंगे, आज हम कोशिश किए थे लाइव क्लास लेने का 2 से 3 बजे, तो थोड़ा परेशानी है, मतलब मोबाइल ओवर हीटिंग हो रहा है, बार बार काम ही नहीं कर रहा है। सबका करता है, मेरा नहीं कर रहा है। हो सकता है प्रोसेसर ठीक नहीं होगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। दूसरा आपका ये है कि लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मतलब अब हम जब भी लाइव आएंगे तो पूरा सिस्टम जब तक ठीक नहीं हो जाता है ना, तब तक नहीं आएंगे। क्योंकि अच्छा लगता है नहीं, बीच बीच में वीडियो गायब हो जाना या फिर वहाँ पे फिर आपका दिक्कत होता है, कभी दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए आप सब्र करें। तो जब तक पूरा टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम आपको रिकॉर्ड करके वीडियो डालते रहेंगे। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आज हम जो पढ़ा रहे थे लाइव क्लास में, उसी को हम रिकॉर्ड करके आपको फिर से यूट्यूब में डाल देते हैं साफ साफ। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चे, और आप लोग देखते रहिए। और सॉल्यूशन चैप्टर का देखिए, आज नंबर लेक्चर है, 9 नंबर लेक्चर है, उसको अपलोड कर देंगे। आप लोग क्या करेंगे, जो वीडियो नहीं देख रहे हैं और जिनको पता नहीं है, यदि पता हो गया तो यूट्यूब में जाके इजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री डालिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद नहीं तो व्हाट्सएप में भी आपको डाल दिया जाता है ग्रुप में, आप दोस्तों से संपर्क करें। और उसके बाद जो है, और एक बात और ध्यान देंगे कि जो आपके दोस्त लोग हैं जिनको नहीं पता है, उनको आप शेयर कर दें, है ना, ताकि वो भी पढ़ लें टाइमली। क्योंकि क्लास में आप जो पढ़ा दिया गया है यहाँ पे, वो क्लास में पढ़ाई नहीं होगी, उससे आगे होगी जब भी आपका लॉकडाउन खुलेगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही। आप लोग पढ़ते रहें, देखते रहें, है ना। ठीक है।